गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप सभी का एमडी पब्लिक स्कूल क्लास की पब्लिक एक्ट +2 क्लास का चैप्टर डिपार्टमेंट विभाग चैप्टर नंबर 10 में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पब्लिक एक्ट के चैप्टर के बारे में बात करेंगे। 10 के बारे में क्या नाम है बेटा? डिपार्टमेंट। क्या है? डिपार्टमेंट अर्थात विभाग। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि विभाग है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ द विभाग डिपार्टमेंट इन द प्रेजेंट सिचुएशन। आज के वर्तमान युग में आपको पता है कि बहुत सारे विभाग हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम एक डायग्राम बनाए हैं, उससे भी पढ़ेंगे कि विभाग कितने प्रकार के होते हैं, क्या है। और सभी विद्यार्थी एक और ध्यान रखें कि आप पुस्तक का बहुत सारा लें, तो जैसे कि आप सभी विद्यार्थियों ने देखा कि 10th क्लास का रिजल्ट आउट हो चुका है, और जो विद्यार्थी एनसीईआरटी को ही बुक को प्रेफर कर रहा था, वो विद्यार्थी अच्छे से अच्छे अंक भी हासिल कर रहा है, और हमारे स्कूल के विद्यार्थियों ने भी एक अच्छा परिणाम आपको दिया है। तो +2 क्लास का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। विभाग। विभाग क्या है? सबसे पहले तो आपका पता होना चाहिए कि विभाग का क्या अर्थ है। क्या है बेटा विभाग का अर्थ? क्या है? जब शाब्दिक रूप से बात करते हैं तो इस विभाग का तात्पर्य है कि बड़ा संगठन या बड़ी इकाई जो किसी वस्तु के एक भाग में होता है। अर्थात भी कहने का तात्पर्य क्या है? संगठन है या कोई बड़ी इकाई है। कभी कभी जो प्रशासनिक ढांचे हैं उनके अलावा भी दूसरी वस्तुओं के भागों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए फ्रांस में क्या है? फ्रांस में प्रशासन के जो प्रयोजन से देश को 89 क्षेत्रीय प्रयोजनों का इलाकों में बांट दिया गया है। उदाहरण के लिए क्या है? फ्रांस को कितने क्षेत्रों में बांट दिया गया है? उदाहरण के लिए फ्रांस को 89, उदाहरण कितने? 89 फ्रांस को प्रयोजन के क्षेत्र में प्रशासन को भी बांट दिया गया है, या उसके कुछ इलाके बना दिए गए हैं, उन्हें विभाग कहा जाता है। वैसे तो बहुत सारे विद्वान हुए हैं, उन्होंने जो विभाग है, विभाग की भी अलग अलग से परिभाषा दी गई है। सभी विद्वानों का एक मत नहीं होता। मुख्य कार्यपालिका है उनको अनेक प्रकार के कार्य को पूर्ण करना होता है। और उदाहरण के लिए क्या है? जैसे कि लोक प्रशासन विभाग, इकोनॉमिक विभाग, पॉलिटिकल विभाग, अंग्रेजी विभाग, हिंदी विभाग, ये सारे के सारे ही डिपार्टमेंट होते हैं, प्रशासनिक कार्यों से नहीं। प्रशासन की शब्दावली में विभाग शब्द का तात्पर्य है, प्रशासन की जो शब्दावली है उसके अंदर जो विभाग शब्द है उसका तात्पर्य है बेटा उन सब से बड़े खंडों या कक्षों से है जिनमें सरकार का काम बटा रहता है। अर्थात विभागों के अंदर क्या होता है? थोड़ा थोड़ा काम सभी विभागों को बांट दिया जाता है, जैसा कि बताया भी गया है। मुख्य कार्यपालिका का अधीन है तो प्रशासन की जो तकनीकी है वो शब्दावली में विभाग शब्द का ही विशेष अर्थ होता है। मुख्य कार्यपालिका के अधीन जो रहने वाले जो समस्त सरकारी कार्य हैं वो अनेक खंडों में विभाजित होते हैं, और प्रत्येक खंड को क्या कहते हैं? विभाग कहते हैं। अर्थात जो कार्य कई भागों में बढ़ जाता है, और उसके बाद इसके एक राइटर हुए हैं, बहुत फेमस हुए हैं, डॉक्टर MP शर्मा। हम अकॉर्डिंग टू MP शर्मा की डेफिनेशन बताते हैं जो मैंने पहले पढ़ी हुई है। डॉक्टर MP शर्मा क्या कहते थे कि विभाग वह एक प्रशासकीय इकाई है, कि विभाग है जो है एक प्रशासकीय इकाई है जो प्रशासकीय सोपान के शीर्ष के ऊपर, ये सोपान है, इसके शीर्ष के ऊपर बैठकर शीर्ष के समीप हो तथा मुख्य कार्यपालिका के बीच कोई अन्य कार्य न हो, और उसे विभाग कहा जाता है। ऐसी इकाई अर्थात विभाग मुख्य कार्यपालिका के अधीन और भी उत्तरदायी होता है। अब आगे बात करते हैं डिपार्टमेंट में कि विभाग कितने प्रकार के हैं। जैसे एक डायग्राम बना दिया गया है आप सभी विद्यार्थियों के लिए, आपने विभाग के बारे में पता लग गया। लोक प्रशासन बहुत सारे विभाग होते हैं, और जो सरकार क्या करते हैं छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं। किसी को भी कार्य किसी का दे दिया, खंडों में बांट देना था, इलाकों में बांट देना। इसी कारण 89 किसके अंदर है बेटा? फ्रांस में। किसमें है? फ्रांस में। फ्रांस ने भी इसके प्रयोजनों के केंद्रों को 89 इलाकों में बांट दिया गया था। विभागों के प्रकार क्या है? विभाग कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि बताया है आकार, संरचना,
कार्य की प्रकृति एवं आंतरिक संबंधों के आधार पर विभागों के भिन्न भिन्न प्रकार हो सकते हैं। जैसे कि हमने भी बताया कि आपको विभाग के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि इन्होंने भी बता दिया कि विभाग आकार भी हो सकता है, उसकी संरचना, कार्य की प्रकृति अर्थात वो किस शेप का है और उसकी संरचना कैसी होगी और उसके कार्य करने का तरीका कैसा होगा और उसके अंदर लोगों के रिलेशन कैसे होंगे, इसी संबंध पर विभाग के भिन्न भिन्न प्रकार हो सकते हैं। जैसे कि छोटा सा जैसे डायग्राम बनाया गया है विभाग के प्रकार। विभाग के जो प्रकार दिए गए हैं, इसके जो सबसे पहले आता है बेटा आकार के आधार पर। आकार के आधार पर जो विभाग होता है, विभाग बनाया गया है, आकार समझते हो किसी के शेप है, उसके आधार पर हम डिपार्टमेंट को बांट देते हैं। उसका दूसरा पॉइंट है संरचना के आधार पर, तीसरा है कार्य की प्रकृति के आधार पर और चौथा है भौगोलिक आधार पर। जब हम इस डायग्राम को बनाना शुरू कर देते हैं, एग्जाम में विभाग के प्रकार पूछ ले तो एग्जामिनर क्या करता है, इस डायग्राम को ही देखकर, अगर आपको नॉलेज भी नहीं है, अगर ये 2-3 में क्वेश्चन नंबर पूछा तो आपको 3 के 3 नंबर श्योर लेके आपको पूरे के पूरे मिलेंगे। अगर आप इसको अच्छे से बना लेंगे और इसको ऐसे ही लिख देंगे, क्यों, आपका अगर डायग्राम तैयार हो गया तो आप श्योरली है कि आप उसके बारे में भी एक अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं सभी विद्यार्थी। अब क्या था, आकार के आधार पर, आगे जाके क्या है, आकार के आधार पर भी बड़ा विभाग, छोटा विभाग, इसके भी 2 टुकड़े हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, 2 टुकड़े, 2 विभाग बना दिए। उसी के आधार पर संरचना के आधार पर भी 2 विभाग बना दिए, एकात्मक विभाग और संघात्मक विभाग। कार्य की प्रकृति के आधार पर क्रियाशील विभाग और समकालीन विभाग। और भौगोलिक आधार के भी 2 विभाग कर दिए, केंद्रित तथा विकेंद्रित। अब बात करते हैं कि आकार क्या है। वो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि आकार क्या है। हम पढ़ेंगे जैसे कि आकार को टुकड़े में बांट दिया, बड़े विभाग और छोटे विभाग के बारे में। आकार क्या है, आकार के आधार पर विभागों को निम्नलिखित 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। बड़े विभाग, ऐसे विभाग जिनका आकार बड़ा होता है, बड़े विभाग कहलाते हैं। कैसे, जैसे कि आप उदाहरण के लिए कोई भी डिपार्टमेंट ले सकते हैं, रेलवे विभाग है, ये सभी के सभी क्या है, उसने क्या कहा, ऐसे विभाग जिनका आकार भी बड़ा होता है और कार्य भी अधिक होता है, उसे ही बड़े विभाग का नाम दिया गया है। छोटे विभाग की बात करते हैं बेटा। छोटे विभाग में आकार के, छोटे विभाग में आकार में वे विभाग आते हैं जिसमें पंजीकरण, स्थानीय स्वायत्ता, शासन तथा परमाणु ऊर्जा विभाग इसके अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन आता है कि अब छोटे विभाग कौन से होते हैं। अगर हमें किसी भी चीज का पंजीकरण करवाना है और हम उसमें जाते हैं विभाग में, उन विभागों को ही छोटे विभाग का नाम दिया गया है। जैसे ही मैंने बताया था आपको, बड़े विभाग के उदाहरण क्या क्या है बेटा। आप बड़े विभाग के अंदर रेलवे विभाग भी लिख सकते हैं, रेलवे विभाग भी, रेल विभाग भी होता है, वित्त रेलवे है बेटा, वित्त है और रक्षा विभाग है। ये सभी के सभी बड़े विभाग होते हैं जैसे कि बताया भी गया है। और छोटे विभाग के आकार में छोटे विभाग होते हैं जिनका पंजीकरण स्थानीय स्वायत्ता अथवा परमाणु ऊर्जा विभाग इसके अंतर्गत भी आते हैं। जो एग्जाम्पल पता होना चाहिए कि आपको किस विभाग के अंतर्गत कौन से केंद्र आते हैं। संरचना के आधार पर विभागों को 2 भागों में बांटा जाता है। संरचना के आधार पर विभागों को 2, जैसे कि दिखाया गया है, संरचना के आधार पर 2 विभाग हैं बेटा इसके, एकात्मक एंड संघात्मक। एकात्मक विभाग, जो विभाग किसी एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए गठित किए जाए, वो क्या कहे। एकात्मक विभाग, एकात्मक का मतलब एक विभाग जो किसी विशेष निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जाता है या गठित किया जाता है, उसको एकात्मक विभाग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एकात्मक विभाग। जैसे क्या है, एकात्मक विभाग का उदाहरण के लिए आप क्या लिखेंगे, शिक्षा है आपकी। क्या है बेटा, एकात्मक विभाग का उदाहरण भी लिख सकते हैं आप, जैसे कि क्या है, शिक्षा। क्या है बेटा, शिक्षा है, पुलिस है, ये सभी के सभी क्या है, एकात्मक विभाग के अंतर्गत आते हैं उदाहरण के लिए। अब बात करते हैं संघात्मक विभाग की। संघात्मक विभाग भिन्न भिन्न प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए गठित किया जाता है। एकात्मक विभाग का क्या है बेटा, एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए गठित किया गया है।
जैसे कि शिक्षा विभाग है, पुलिस विभाग है। संज्ञात्मक विभाग में क्या आता है? संज्ञात्मक विभाग भिन्न भिन्न प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए गठित किए जाते हैं। जो संज्ञात्मक विभाग है, जो भिन्न भिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए गठित किए जाते हैं, उन्हें संज्ञात्मक विभाग कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए इसमें क्या क्या आता है? भारत सरकार क्या आती है? भारत सरकार का गृह विभाग क्या आता है? गृह विभाग भी एक इसका अच्छा एग्जाम्पल है। क्या है बेटा? गृह विभाग। गृह विभाग भी एक इसका अच्छा सा एग्जाम्पल दे दिया गया है आपको। अब बात करते हैं कार्य की प्रकृति के आधार पर। जो कार्य की प्रकृति के आधार पर है क्रियाशील विभाग। क्रियाशील विभाग क्या होता है? अब बात करेंगे क्रियाशील विभाग। कार्यों की प्रकृति के आधार पर जो विभाग क्रियाशील या परिपालन करते हैं उसे क्रियाशील विभाग कहते हैं। क्रियाशील विभाग किसे कहते हैं बेटा? जो कार्य की प्रकृति के आधार पर जो विभाग कार्यशील कार्य करते हैं उसे क्रियाशील विभाग कहते हैं। जैसे कि कौन सा डिपार्टमेंट आता है इसके अंदर? पोस्ट ऑफिस। जैसे कि डाक विभाग। डाक विभाग इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। कौन सा है बेटा? डाक विभाग, पोस्ट ऑफिस। ये इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल दिया गया है। डाक विभाग इसका एक अच्छा सा उदाहरण दिया गया है। उसके बाद आता है समन्वयकारी विभाग। जिन विभागों का समन्वयकारी विभाग क्या होता है बेटा? जिस विभागों का मुख्य कार्य समन्वय। समन्वय का अर्थ पता होना चाहिए तालमेल। सबसे पहली बात आती है कि हमें समन्वय का अर्थ पता होना चाहिए। इसका अर्थ है बेटा तालमेल, अर्थात आपस में तालमेल की एक भावना को रखना और तालमेल स्थापित करना। जिन विभागों का मुख्य कार्य तालमेल रखना है उन्हें ही समन्वयकारी विभाग कहा जाता है। जैसे कि पंचायती राज विभाग। कौन सा है? पंचायती राज विभाग क्या करते हैं? आपस में तालमेल रखता है गांव के लोगों के साथ, जैसे कि आप लोगों ने पता है। अब बात करते हैं आगे भौगोलिक आधार पर भी इसके दो विभाग हैं, केंद्रित एंड विकेंद्रित। केंद्रित विभाग क्या है? केंद्रित विभाग क्या है? प्रधान कार्यालय तक सीमित विभाग। केंद्रीय विभाग को बेटा प्रधान कार्यालय तक एक सीमित विभाग का नाम भी दिया गया है, जिसमें जो डिपार्टमेंट है, विभाग है, उसका कार्य पूर्णतः प्रधान कार्यालय तक ही सीमित होता है और इसके अधीन अन्य कई क्षेत्रीय अधिकारी भी होते हैं। जैसे कि जो केंद्रित विभाग है उसके अंदर आता है बेटा फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, वित्त विभाग। उसके बाद आता है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है भौगोलिक दृष्टि से फैले हुए विभाग। जो भौगोलिक दृष्टि से कुछ ऐसे विभाग फैले हुए होते हैं जिनका कार्यालय भौगोलिक दृष्टि से बिखरा हुआ है। इन विभागों का ज्यादातर कार्य क्षेत्रीय कार्यपालिकाओं के द्वारा, जो क्षेत्र के अंदर छोटे छोटे कार्यपालिका खंड बना दिए जाते हैं, उनके द्वारा ही किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए कौन सा है? डाक विभाग है, पुलिस विभाग है, सबके सब किसके अंदर आते हैं? विकेंद्रीकरण के अंदर यूज किए जाते हैं। अधीनस्थ। कल हम इसमें विभागीय संगठन के आधारों के बारे में भी पढ़ेंगे। अब एक बार पता कर लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा क्या नहीं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए विभाग क्या है। विभाग के एक बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं, छोटे बड़े आकार के भी होते हैं डिपार्टमेंट्स। क्यों? जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो सरकार क्या करती है? छोटे से छोटे डिपार्टमेंट को, वो कार्य को डिवाइड कर देती है और छोटे छोटे खंड बना देती है इलाकों के अंदर। उसे ही एक विभाग का नाम दिया गया है। विभाग कई प्रकार के हो सकते हैं, आकार के आधार पर, संरचना के आधार पर, कार्य की प्रकृति और आंतरिक संबंधों के आधार पर। उसके बाद हमने पढ़ा कि विभाग के जो प्रकार हैं, दे रहा था इसका डायग्राम बनाया था छोटा सा, ये जो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई दे रहा है। आकार के आधार पर भी दे रहा था। 2 टाइप्स ऑफ द बड़े विभाग एंड छोटे विभाग। बड़ा विभाग क्या है? ऐसे विभाग जिनका आकार तो बड़ा होता है, जैसे उसे बड़े विभाग कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया था रेलवे विभाग है, आपका वित्त विभाग है। छोटे विभाग आकार के आधार पर, जो छोटे आकार में क्या है, ये विभाग छोटे तो जरूर होते हैं और इनमें पंजीकरण वगैरह किया जाता है। जैसे कि कौन सा विभाग आता है इसके अंदर? परमाणु ऊर्जा के विभाग भी इसी के अंतर्गत आते हैं।
संरचना के आधार पर बात करते हैं एकात्मक विभाग की। एकात्मक विभाग ऐसा विभाग है बेटा जिसमें किसी एक उद्देश्य की निश्चित पूर्ति के लिए कोई भी विभाग बनाया जाए, उसे ही एकात्मक विभाग का नाम दिया गया है। संघात्मक में इसमें तो एक उद्देश्य था, इसमें बहुत सारे उद्देश्य की बात की जाती है, उसी का नाम संघात्मक विभाग कहा गया है। क्रियाशील विभाग क्या है? क्रियाशील विभाग के अंदर हमने जो पढ़ा था अब एकात्मक विभाग में कौन कौन से हैं? संघात्मक विभाग जो विभिन्न उद्देश्य की पूर्ति, जैसे क्या है, प्रधानमंत्री का प्रशासन विभाग, गृह विभाग, सब के सब इसके उदाहरण हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि क्रियाशील विभाग के बारे में भी हमने पढ़ा था, जिसमें कोई भी कार्य है क्रियाशील विभाग में हमने जैसा कि पढ़ा कि कार्यों की प्रकृति के आधार पर जो विभाग कार्य है उसकी जो कार्य करते रहेंगे उसकी प्रकृति के आधार पर जो विभाग क्रियाशील या परिपालन कार्य करते हैं उसे क्रियाशील विभाग कहलाते हैं। जब कौन से विभाग हैं? जैसे कि पोस्ट ऑफिस, डाक विभाग। समन्वयकारी विभाग क्या है? समन्वयकारी विभाग का अर्थ होता है बेटा तालमेल। ऐसे विभाग जो आपस में संबंध बनाए रखते हैं उसको समन्वयकारी विभाग कहा जाता है। जैसे कि पंचायती राज विभाग है, क्यों है? वो आपस में ही तालमेल बनाए रखता है। समन्वयकारी विभाग क्या है? तालमेल को आपस में ही स्थापित रखता है। उसके आधार पर क्या था? केंद्रित, भौगोलिक आधार पर केंद्रित विभाग। केंद्रित विभाग के अंदर हमने क्या पढ़ा कि वह प्रधान कार्यालय तक सीमित विभाग तथा विभागों का जो कार्य है पूर्णतः अधिकांश प्रधान कार्यालय तक ही सीमित होता है। इनके अधीन अन्य कोई क्षेत्रीय भी नहीं होता। जैसे कि वित्त विभाग, विकेंद्रीकरण क्या होता है? भौगोलिक दृष्टि से बहुत जगह फैला हुआ भाग, भौगोलिक दृष्टि से बहुत जगह फैला हुआ भाग, जैसे भौगोलिक दृष्टि से इतना बड़ा विभाग फैला हुआ है, विकेंद्रित फैला हुआ है। लेकिन इन विभागों का ज्यादातर कार्य किसके आधार पर होता है? क्षेत्रीय कार्यालय, अर्थात जो क्षेत्र के अंदर कार्यालय होते हैं उनके द्वारा ही पूर्ण किया जाता है, उन्हीं को ही विकेंद्रीकृत विभाग कहा जाता है। थैंक यू, हैव ए गुड डे। जैसे कि आप सभी विद्यार्थियों को यह समझ आ गया होगा, विभाग का जो चैप्टर चला हुआ है पब्लिक हेड का, क्लास 12th है ये बेटा। कौन सी क्लास है? 12th का पार्ट 1 में, शायद ये पहले नहीं पढ़ा होगा। तो आज आप पिछली वीडियो में जाकर इनका डिस्क्रिप्शन में जरूर लिंक जरूर पढ़ें, क्यों आप उसको एक इजी नोट्स ही बनाएं और आप देखें भी क्या क्या आपने पढ़ा है और क्या क्या बनाया हुआ है। तो उसमें देखना पड़ता है कि हमने क्या पढ़ा और क्या बनाया है। और सभी विद्यार्थी अपने घर पर रहें और अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। जैसे कि आपने पता है कि आजकल बीमारी बढ़ती ही जा रही है, तो आप अपने घर पे रहें, अपने शरीर का भी ध्यान रखें, अपने माता पिता का भी सेवा करें। स्टे होम, स्टे सेफ। जैसे कि आप सभी ने पता है कि हमने बीमारी चली हुई है, आप लोग इस चैप्टर को पढ़ लिया है। इससे पहले हमने जो बजट चैप्टर पढ़ा है, बजट के लगभग हमने 12 पार्ट्स के बारे में एक वीडियो डिस्क्रिप्शन की है कि आप कैसे उसके बारे में पढ़ेंगे, कि 12 के 12 पार्ट्स में कंप्लीट बजट किया हुआ है। क्यों? पब्लिक एड का जो सिलेबस है ज्यादा नहीं था, लेकिन सिलेबस को ना इतना खींच भी रहे हैं। लेकिन सभी विद्यार्थी आपके लिए एक फेयर नोटबुक जरूर लगाएं, इजी सिंपल से सिंपल क्वेश्चन लिखें। और इसके नोट्स बनाने का एक बेनिफिट क्या होता है आपको, आप जब अपनी राइटिंग में इसको लिखोगे, श्योरली कहता हूं कि आपको 60 से 70% तो आपको हर सब्जेक्ट की नॉलेज हो जाएगी। आप सभी सब्जेक्ट को जो भी पढ़ते हैं आप उसको राइट करें अपनी फेयर नोटबुक के ऊपर, और नोटबुक पर फेयर करने के बाद हमें ही पता है कि आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा और आप लिख भी पाएंगे। लिखने के बाद पता लग जाएगा कि हमें क्या नॉलेज है। तो इसीलिए आप अपने घर पर आएं और इसको पढ़ें। थैंक यू, हैव ए गुड डे अगेन।